अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, हमने देखा कि भाई एलिमेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस तरह से होती है, नंबर ऑफ़ पेयर्ड और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम ये देख लेते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है। अब सबसे पहले इसको याद करने के लिए ये बात ध्यान में रखिए, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं सिवाय मरकरी के तमाम सॉलिड है। अगर वो सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगर उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो हम देख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब इनके वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, इसका जवाब आपको पता है। ठीक है, सॉलिड है। अगर वो चीज़ सॉलिड में आ रही है तो इसका क्या रीज़न है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। यानी कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या आती है कि उसको फिजिकल स्टेट पे असरअंदाज होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग ना होती तो वो लिक्विड में होता, अगर और भी ज़्यादा वीक हो जाती तो वो गैस में आनी थी। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसका क्या नुकसान होता है कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मगर क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज़। यानी कि मिडल ऑफ द सीरीज़ का क्या मतलब है कि हमारे पास सीरीज़ जो होती है वो 3B से स्टार्ट होती है, बीच में आता है 4B आता है, फिर इसके बाद आता है 5B आता है, 6B आता है, 7B एंड 8B। एंड इसके अलावा फिर यहाँ से हमारे पास शुरू होता है फर्स्ट बी एंड हमारे पास आता है सेकंड बी। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट सेकंड यहाँ शुरू से की बजाय यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, दो यहाँ पर, थर्ड वाले के बाद लाइन आपने सीक्वेंस पूरी करनी है। अब ये कहते हैं कि आपके पास है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज मिड ऑफ द सीरीज। यानी कि 5 या 6 तक मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीजेस जो होता है, यानी कि जो 1B एंड सेकंड बी पे डिक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हम इस तरह से लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, किस तरह से लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने से नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब जितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही बॉन्डिंग फोर्सेस ज़्यादा एक्सर्ट करती हैं, उनके दूसरे से वो पेयर अप करने की कोशिश करेंगे। द ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट्स वेल विद द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस एज ए क्लियर। कहते हैं कि जो हमारे पास जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाइंडिंग फोर्सेस के से रिलेट करता है। हम यह सिंपली कह सकते हैं कि बाइंडिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जितनी बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका कोवलेंट रेडियाई और आयोनिक रेडियाई जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का किस तरह से होता है। कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेज रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जब जितने भी जो ये मेटल्स होती हैं ये एक जहर से बंधन के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनके बीच का जो रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस कहता है, क्योंकि वो बॉन्डिंग ही कोवलेंट होती है। अब क्या होता है कि स्टार्ट में कोवलेंट रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड फाइनली बिगिंस टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज। यानी कि पहले शुरू में कोवलेंट रेडियस छोटा, फिर आगे जाके थोड़ा सा बड़ा, फिर आगे जाके इस तरह से कांस्टेंट हो जाएंगे और एंड ऑफ द सीरीज में जाएंगे तो इनका रेडियस जो है वो इस तरह से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से क्यों हो रहा है, increase in the covalent radius is possible due to the fact that the filled 3D orbitals have contracted into a electron's core and to the shield the outermost 4s electrons more effectively। कहते हैं कि जो 3D इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि इनके इनके किसकी मैं बात करी हूँ, जो 3D इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद होते हैं, जो इनके 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड इनटू एन इलेक्ट्रॉन्स कोर। यानी कि ये इस तरह से ये जो 3D फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इससे नीचे जो इनके जो 4s ऑर्बिटल होते हैं ना, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करके, यानी कि 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करके रख देता है। जिससे क्या हो जाता है कि इनका एटम का जो साइज़ है वो मतलब ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्शन ना होने की वजह से वो खुले आज़ाद हो जाते हैं, तो साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। द चेंज इन द आयोनिक रेडियाई अलॉन्ग द सीरीज आर मच मोर लेस रेगुलर। यानी कि अगर हम इनकी आयोनिक रेडियाई का मतलब है कि अगर कोवलेंट की बजाय अगर यही एलिमेंट्स आयन में चेंज हो जाते हैं
तो इनका जो रेडियाई होता है वो मतलब कोई सीरीज़ मच लेस रेगुलर, ख़ास रेगुलर नहीं होता कि किस तरह से इन्हें उससे बिहेव करना है. सो दैट पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज आर द डिफ़िकल्ट टू रैशनलाइज. इसका मतलब है कि जो हम आयोनिक रेडियाई के हिसाब से बात करें ना, तो उसकी उनकी वजह से पीरियोडिक ट्रेंड्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है.